हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और आप कह सकते हो ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर जो ऑफेंस करता है एडल्ट्री को, उसको डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया था। मतलब कि अगर कोई एडल्ट्री करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है, अपनी शादी के अलावा किसी और से फिजिकल रिलेशनशिप रखता है, तो वो क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोल दिया था। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है। आज हम उन्हीं को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डीक्रिमिनलाइज्ड है या नहीं है, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में बताइए। तो इस वैसे तो क्या होता है कि इस तरह के टॉपिक्स जब होते हैं तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स होते हैं और अगर ऐसी कोई बड़ी जजमेंट आती है तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ें कहीं पे हमें क्लियर वे में नहीं मिलती हैं। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो बेशक आई, लेकिन किसी ने आपको कॉन्सेप्ट शायद ना समझाया हो कि इसके पीछे रीज़न क्या था। और अभी भी अगर अडल्ट्री कोई करता है तो उस केस में हस्बैंड या वाइफ के पास क्या ऑप्शंस रहती हैं, तो आपको वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। उन्हीं चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उन्होंने अगर ये क्वेश्चन किया है, जिन्होंने मेरे से ये कमेंट करके पूछा है, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो उनको भी पता होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है इस चीज़ को लेके। लेकिन उनके माइंड में जो डाउट्स होंगे वही डाउट्स और भी कई लोगों के माइंड में होंगे। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनके माइंड में थोड़े बहुत डाउट्स अभी भी हैं इस टॉपिक को लेके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बेशक अडल्ट्री या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाता इंडिया में अब, लेकिन वो सिविल एक्ट अभी भी है। मतलब कि सिविल लॉज में वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन था 497 ऑफ द आईपीसी, उसको क्यों खत्म किया। मतलब उसमें जो पनिशमेंट थी अडल्ट्री को जो एक्सप्लेन किया था, उस चीज़ को क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप सेक्शन को देखिए कि वो सेक्शन क्या कहता था। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर इक्वल राइट्स देता है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो लॉज हैं, बाकी अदर लॉज हैं, वो भी इक्वल वे में ही काम करें। तो सबसे पहले आप सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी, जो आपको भी स्क्रीन पे दिखेगा, उसको पढ़िए एक बारी मेरे साथ। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये अडल्ट्री के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है कि whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape is guilty of the offense of adultery। तो सबसे पहले अगर हम अडल्ट्री की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें, इस सेक्शन में जो बोला गया था वो था कि अगर कोई मैन, अगर कोई लड़का, मर्द, जो भी आप कह लो, वो अगर किसी की वाइफ के साथ, जो उसको पता है कि वो किसी की वाइफ है, वो बिलीव करता है कि हाँ ये किसी और की वाइफ है, उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, चाहे वो मतलब उस हस्बैंड को बताए बिना बनाता है या फिर उस हस्बैंड को भी इन्वॉल्व करता है या उसको जो है वो मनाता है किसी तरह से, या हस्बैंड भी उस चीज़ में इन्वॉल्व है, फिर हस्बैंड अपनी इच्छा से कहता है कि हाँ आप मेरी वाइफ के साथ जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हो। तो एक तरह से ये बात किसके बीच में चल रही है, आदमी आदमी के बीच में बात चल रही है। मतलब जो सेक्शन है वो सिर्फ मैन टू मैन बात कर रहा है, इसमें वुमेन की बात नहीं आई। वुमेन सिर्फ वाइफ है कि किसी और की वाइफ है। यहाँ पे बात आ रही है कि किसी और की वाइफ के साथ अगर कोई पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, चाहे वो उस हस्बैंड को बता के करता है, मतलब उसकी, चाहे वो उसकी कंसेंट से करता है, चाहे उसकी विदाउट कंसेंट से करता है, चाहे हस्बैंड खुद उसमें इन्वॉल्व है, अगर वो करता है तो उस एक्ट को कहा जाता है अडल्ट्री। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि अगर कोई मैन इंटरकोर्स करता है किसी और की वाइफ के साथ, वट एवर द सिचुएशन, तो उसको जो है वो रेप नहीं कंसीडर किया जाएगा, लेकिन वो एक तरह से अडल्ट्री का ऑफेंस माना जाएगा। और आगे पनिशमेंट इसकी बताई गई थी, एंड शेल बी punished with imprisonment may extend to 5 years और विद फाइन और विद बोथ। तो उस केस में क्या होगा कि पनिशमेंट दी जाएगी उस पर्सन को जिसने फिजिकल रिलेशनशिप बनाए किसी और की वाइफ के साथ, उसको पनिशमेंट दी जाएगी 5 साल तक की, उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, साथ में फाइन उसको हो सकता है और दोनों चीजें भी उसके ऊपर डाली जा सकती हैं। तो ये हो गया कि क्या जो है वो सेक्शन 497 कहता था और साथ में क्या उसकी पनिशमेंट
थी। और इसके आगे बोला था कि वाइफ शैल नॉट बी पनिशेबल एज एन अबैटर, मतलब कि वाइफ को किसी भी एंगल से, मतलब कि वाइफ ने चाहे अपनी कंसेंट दी है नहीं दी है, तो वाइफ को किसी भी एंगल में पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, चाहे वाइफ अपनी इच्छा से ही क्यों ना उस पर्सन के साथ जो है वो अडल्ट्री वाला ऑफेंस कर रही हो, तो वाइफ जो है वो किसी भी एंगल में इस चीज में पनिशेबल नहीं होगी। ये कहता था सेक्शन 497। अब देखिए यहाँ पे ना काफी लोग ऑफेंड हो जाएंगे इस चीज को लेके कि ये सेक्शन हटाने की जरूरत क्या थी, कि क्योंकि अगर इसको हटा देते हैं तो इसका मतलब कि लीगल कर दिया आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, तो ये तो लड़का और लड़की दोनों जो है वो खुले हो गए या फ्री हो गए कि वो किसी के साथ भी अपने जो है वो रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो अब ना इसी चीज को थोड़ा सा समझने वाली जरूरत है कि इसको हटाने का मतलब क्या था। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हेल्ड किया था अपनी जजमेंट में, केस का नाम था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा जजमेंट का, आप खुद भी पढ़ सकते हो। मैं हाईलाइटेड सी चीजें आपको बताऊंगी, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअल में क्या रीजन था हटाने का। पिटीशन फाइल की गई थी जो चैलेंज किया था सेक्शन 497 को, उसके साथ साथ चैलेंज किया था सेक्शन 28 सब क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी। आपको बहुत ज्यादा लीगल लैंग्वेज लग रही होगी, लेकिन ये सेक्शन बताना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सेक्शन 497 तो आपने पढ़ा अभी कि वो क्या कहता है अडल्ट्री के बारे में, क्या पनिशमेंट है। सेक्शन 198 सब क्लॉज 2 बेसिकली सीआरपीसी में प्रोसीजर बताया जाता है कि आप जो है वो कैसे कोर्ट में जाते हो अपना केस फाइल करने के लिए, क्या प्रोसेस रहता है, स्टेप बाय स्टेप वो सेक्शंस बताता है। तो उसी तरह से सीआरपीसी का सेक्शन 198 सब क्लॉज 2 जो है वो बोलता था कि ओनली हस्बैंड विल बी द अग्रीव्ड पार्टी अंडर सेक्शन 497। क्योंकि आपने सेक्शन पढ़ा उसमें सिर्फ मैन की बात चल रही है कि एक मैन है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है किसी दूसरे मैन की वाइफ के साथ। यहाँ पे ना तो वाइफ की कंसेंट की बात हुई, ना तो वाइफ जो है वो अपनी इच्छा से किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रही है इसके बारे में बात हुई, ना तो वाइफ जो है वो मना कर रही है इसके बारे में कोई बात हुई। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है कि अडल्ट्री जो हो रही है उसके लिए अग्रीव्ड पार्टी अगर कोई है, मतलब कि अडल्ट्री होने पर उसकी वाइफ के साथ अगर कोई इंटरकोर्स कर रहा है, उसके लिए अगर कोई ग्रीव्ड पार्टी है, कोई विक्टिम है या फिर कोई केस फाइल कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मैन, एक हस्बैंड ही कर सकता है। बेसिकली इन दोनों सेक्शन के अगेंस्ट जो है वो ये पिटीशन डाली गई थी, तो इसलिए इन दोनों सेक्शन को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। देखिए सेक्शन को पढ़ के आपको खुद को ये थोड़ा सा लगा होगा कि यहाँ पे आपने वुमेन को कोई राइट नहीं दिया कि अगर वुमेन, मतलब कि अगर हस्बैंड का अफेयर चल रहा है बाहर किसी लड़की के साथ या किसी और मैरिड लड़की के साथ, चलो अगर मैरिड लड़की के साथ चल रहा है तब तो चलो उसका हस्बैंड होगा, अगर उसको ना मंजूर होगा तो वो केस फाइल कर देगा। लेकिन व्हाट इफ हस्बैंड अगर किसी अनमैरिड लड़की के साथ जो है वो इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, तो वाइफ के पास ये राइट नहीं था कि वो उसके अगेंस्ट जो है वो अडल्ट्री का केस फाइल कर सके, क्योंकि यहाँ पे राइट दिया गया है सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को। मतलब कि हस्बैंड को अलाउड था अडल्ट्री करना, लेकिन जो वुमेन है उसका कहीं भी जिक्र ही नहीं था। तो वही बात है कि वुमेन को तो पनिशमेंट दे ही नहीं रहे थे वैसे भी, तो वुमेन अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती भी है तो उसके लिए पनिशमेंट भी नहीं थी। मतलब कि शादी के बाद अगर वो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी। यहाँ पे आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ लड़कों के लिए हुआ कि हाँ लड़कियां अब फ्री हैं ये सब करने के लिए, इस चीज को सिर्फ एक तरफा मत लेना। अगर चीज चेंज हुई है, अगर अडल्ट्री को हटाया गया है, तो बाद में जो चीजें इक्वालिटी में आई हैं उन चीजों को समझना आपको खुद को पता चलेगा वो चीज इक्वालिटी देने के एंगल से या फिर इक्वल रेमेडीज और इक्वल आपको राइट्स देने के लिए ये चेंजेस हुए हैं। तो देखिए वाइफ के पास नहीं राइट था कि हस्बैंड जो है वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी सिंगल लड़की के साथ रखता है तो वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, और वहीं पे हस्बैंड के पास भी ये राइट नहीं था कि अगर वाइफ अपनी इच्छा से भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है तो वाइफ के अगेंस्ट वो केस फाइल कर दे। वो केस फाइल कर सकता था सिर्फ उस बंदे के अगेंस्ट जिसने आपकी वाइफ के साथ जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे मैन है जो अपनी इच्छा से चाहे तो अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखने के लिए किसी को अलाउ कर सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कि जो वाइफ है वो उस हस्बैंड की सिर्फ प्रॉपर्टी है, कि अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो केस फाइल कर दे, अगर उसकी इच्छा है तो कोई बात नहीं, तो वो उनकी आप मतलब कि लड़कों के आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ ठीक है भाई तो मेरी वाइफ के साथ जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप बना सकता है।
तो यहाँ पे बात थी कि आप वाइफ को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि वाइफ की अपनी कोई इच्छा नहीं है, उसकी खुद की बॉडी है, तो ये उसकी अपनी इच्छा है कि उसको किसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने हैं। यहाँ पे बात ये भी आती है। तो आगे हम वही चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो वायलेट होते हैं अगर हम जो सेक्शन है 497 उसको जो है वो एज इट इज चलने देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यही कहा था अपनी जजमेंट में कि जो सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और साथ में वॉयलेट करता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिकली आर्टिकल 14 है हमारा राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ को इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल करने के या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट एक्शन लेने के। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइट दिया गया था हस्बैंड को, वाइफ के पास राइट नहीं था। और दूसरी बात यहाँ पे वाइफ के अगेंस्ट भी एक्शन लेने का राइट नहीं दिया गया था। और इसके बाद तो इसीलिए इस चीज को इक्वल करने के लिए कि हाँ अगर अडल्ट्री हुई है, अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो दोनों के पास एटलीस्ट इक्वल राइट होने चाहिए दोनों के अगेंस्ट। और इसके बाद आर्टिकल 15 को वॉयलेट किया जाता है इस सेक्शन के द्वारा, क्योंकि आर्टिकल 15 जो है वो अलाउ नहीं करता है कि किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाए उसकी कास्ट, रेस, सेक्स, किसी प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि रिलीजन के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। तो जो सिटीजन है इंडिया के वो सारे इक्वल हैं, तो किसी को उस बेसिस पे कि उसका सेक्स क्या, वो लड़का है या वो लड़की है, इस बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। लेकिन अगर आप उस सेक्शन को देखो तो वहां पे पूरी तरह से आपको नजर आएगा कि वो सेक्शन सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के बारे में ही बात कर रहा है, वाइफ की अपनी कोई प्राइवेसी या वाइफ की अपनी कोई इच्छा के बारे में उस सेक्शन में बात नहीं की गई है। हालांकि अगर आप देखोगे क्योंकि वहां पे वाइफ को कोई पनिशमेंट नहीं दी जा रही तो एक तरह से वाइफ को वहां पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो इक्वल राइट्स, क्योंकि शादी जो है वो दो लोगों के बीच में है, तो उन दोनों के बीच में अगर कोई शादी से हट के एक दूसरे के साथ अगर कुछ गलत कर रहा है तो राइट्स और रेमेडीज दोनों के लिए बराबर अवेलेबल होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 21, वो भी वायलेट होता है राइट टू लाइफ। इसका मतलब ये है कि हर किसी को अपनी लाइफ अपनी इच्छा से अपने हिसाब से जो है वो जीने का हक है। तो अगर आप वाइफ को, मतलब अगर आपने किसी को कंसेंट दे रहे हो कि हाँ आप मेरी वाइफ के साथ जो है वो आकर फिजिकल रिलेशनशिप रख सकते हो, और वाइफ अगर नहीं चाहती है तो वो रेप माना जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो वो रेप में कंसीडर होगा, वो अडल्ट्री में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि हस्बैंड ने बिना वाइफ की इच्छा के किसी और को परमिट कर दिया कि वो आपके साथ आके, कि वो वाइफ के साथ आके फिजिकल रिलेशनशिप रख सकता है। तो इसीलिए अडल्ट्री की आड़ में अगर कोई रेप कर रहा है तो वो रेप ही होगा, उसको आप अडल्ट्री नहीं बोल सकते कि आपके तो हस्बैंड ने अलाउ किया है तो मैं तो जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप रखूंगा। तो यहाँ पे बात आती है राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी। वो है लड़की की अपनी, उसकी खुद की बॉडी है, उसकी अपनी प्राइवेसी है, उसका सेक्सुअल जो लाइफ है वो उसकी खुद की प्राइवेसी है, खुद की लाइफ है, तो उसके ऊपर कोई चीजें थोपी नहीं जा सकती। तो यहाँ पे राइट टू लाइफ भी वायलेट की जाती है अगर कोई कंसेंट देता है किसी पर्सन को अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखने के लिए। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में यही कहा था कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं वो हर वुमेन की अपनी बॉडी है, उसका अपनी प्राइवेसी है और साथ में उसकी अपनी डिग्निटी है। अगर कोई इसको इन्फ्रिंज करता है तो वो वायलेशन होता है हमारे आर्टिकल्स का, क्योंकि हमारे आर्टिकल्स जो है वो सबको इक्वालिटी देते हैं, हर पर्सन को इक्वालिटी देते हैं, तो कोई उस चीज को इन्फ्रिंज नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए अपनी जजमेंट में अडल्ट्री को जो है वो डिक्रिमिनलाइज्ड किया था। यहाँ पे अब समझने वाली बात है, ये तो बात हुई कि क्या सेक्शन कहता था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपनी जजमेंट में ये भी बोला था कि बेशक जो 497 है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया है, बेशक जो अडल्ट्री है उसको डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है, मतलब कि जो लोग हैं उनको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, लेकिन अब हस्बैंड और वाइफ जो है वो इक्वल जो है वो पेज पर हैं। तो हस्बैंड या वाइफ में से अगर कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है और हस्बैंड और वाइफ को इस चीज़ का पता चलता है और वो इस चीज़ से एग्री नहीं है, खुश नहीं है, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब वो जो एक्शन लेंगे वो सिविल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो रिमेन अभी एक ग्राउंड बनता है आपके डिवोर्स का। तो ये डेफिनेटली जो अडल्ट्री है वो डिवोर्स का ग्राउंड जरूर बनेगा। इसका मतलब है कि बेशक क्रिमिनल एक्ट नहीं है, लेकिन रिमेन अभी भी सिविल लॉज में एग्जिस्ट करती है अडल्ट्री या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्योंकि अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, अडल्ट्री वाला ये एक्ट करते हैं, तो आप लोग जो है वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो, आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, आप उससे जो है वो सेपरेशन के लिए डिमांड कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप उससे कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हो, मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हो, और ये राइट भी दोनों पार्टीज को इक्वली दिया गया है। तो इक्वल राइट जो मैंने हस्बैंड के राइट्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करूंगी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अडल्ट्री अभी भी एक जो है वो मॉरल रॉन्ग डेफिनेटली है, और साथ में सिविल लॉज में अभी भी एग्जिस्ट करता है। मतलब कि अगर वाइफ भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है, हस्बैंड डिवोर्स फाइल कर देता है, तो उस केस में वाइफ को मेंटेनेंस देने से मना किया जा सकता है। कि इक्वालिटी समझिए आप यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि आपकी वाइफ एक तो आपको चीट करके गई, ऊपर से वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर रही है, तो आप अगर ये चीज प्रूव कर देते हो कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी और के साथ थी, तो आपका डिवोर्स बिना मेंटेनेंस दिए भी हो सकता है, कि कोर्ट उस चीज को अभी भी कंसीडर करता है। तो बेशक वो क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन सिविल रॉन्ग वो अभी भी है। क्योंकि आप लोग ना वीडियोस में देखोगे कि लोग थंबनेल बनाते हैं, वीडियोस डालते हैं कि इंडिया में जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना अब लीगल हो गया है। इलीगल मैं नहीं कह सकती कि इलीगल है अब, क्योंकि आपको पनिशमेंट नहीं हो रही है। अब आपको जो पनिशमेंट बताई गई थी अडल्ट्री के लिए वो नहीं है, लेकिन अब जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो दोनों एक सेम पेज पर आ गए हैं। तो दोनों, अगर कोई अडल्ट्री एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है अपनी शादी होने के बावजूद, तो एक दूसरे को पूरा राइट है कि वो अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, डिवोर्स के लिए डिमांड कर सकता है, जो भी कॉम्पनसेशन जो भी मेंटेनेंस बनती है दोनों एक दूसरे से मांग सकते हैं। जिसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो एक दूसरे से जो है वो अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, और दोनों ही एक दूसरे से डिवोर्स भी क्लेम कर सकते हैं। तो येस, दिस इज द एक्चुअल साइड ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और द ऑफेंस ऑफ द अडल्ट्री। ये चीजें हर किसी को पता होना चाहिए कि अडल्ट्री अभी भी एक मॉरल रॉन्ग तो बिल्कुल माना जाता है हमारे कंट्री में। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।